अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इमरान याकूब खान साहब और जफ़र हिलाली साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। नाजरीन, आज हम ख़ास तौर पर बात करेंगे साबिक़ वज़ीर आज़म मियां नवाज़ शरीफ के मुस्तक़बिल के हवाले से भी कि उनका मुस्तक़बिल क्या है, क्या वो मुस्तकिल तौर पर लंदन में रिहाइश पज़ीर होने वाले हैं, क्या वो पाकिस्तानी सियासत से बिल्कुल अमलन किनारा कशी इख्तियार कर लेंगे, क्या अमलन बाग दौड़ जो है वो इस वक्त पूरी तरह से मरियम नवाज के हाथ में आ चुकी है। आइंदा आने वाले दिनों में क्या PMLN माइनस नवाज शरीफ फार्मूले पर हमें अमलन अमल करती हुई नज़र आएगी या नहीं, और ये कि क्या नवाज शरीफ बरतानिया में रहते हुए पार्टी को उसी तरह कंट्रोल करेंगे जैसे अल्ताफ़ हुसैन करते रहे हैं, या फिर किनारा कशी इख्तियार कर लेंगे। तो बहुत सारे मामलात हैं। कानून इस सिलसिले में क्या कहता है, पाकिस्तानी हुकूमत की काविशें उन्हें वापस लाने में किस हद तक साबित हो सकती हैं मददगार, ये भी हम बात करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम उनके तारीख या रोशन मुस्तकबिल की बात करें, उस तारीकी की बात कर लेते हैं जो कल रात छाई रही। और रात में तो तारीकी छाती ही है, लेकिन उसको बढ़ावा दिया उस ब्रेक डाउन ने, जो कि एक पावर फेलियर के तौर पर सामने आया और जिसकी वजह से मुल्क का बड़ा हिस्सा बल्कि बेशतर हिस्सा तारीकी में डूबा रहा और सुबह तक मुख्तलिफ इलाकों में बिजली बहाल ना हो सकी और उसके बाद फिर बतदरीज बिजली बहाल होना शुरू हुई। ये पहला वाक़या नहीं है, इससे पहले भी हमने 2-3 बड़े पावर फेलियर देखे हैं, पीपल्स पार्टी के दौर में भी, PMLN के दौर में भी। और हमेशा यही कहा जाता है कि टेक्निकल फॉल्ट हो गया, तरसील के निज़ाम में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ गई जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। लेकिन आखिर उसको दूर क्यों नहीं कर लिया जाता मुस्तकिल बुनियादों पर, ये जानना बड़ा ज़रूरी है। इसी पर पहले मैं ज़रा शॉर्ट सी बात कर लूँ, फिर उसके बाद पॉलिटिकल सिचुएशन की तरफ चलेंगे। लेकिन जो तौजीहात PTI गवर्नमेंट ने पेश किए हैं वो वही हैं जो हर मामले पर वो आम तौर पर पेश करते हैं कि जी ये साबिका हुकूमतों की वजह से हुआ। कैसे शिबली फराज साहब का क्या कहना था, ज़रा इस मौक़िफ़ पर देखिए। माजी की हुकूमतों में जनरेशन पे ज्यादा तवज्जो दी गई और जो बिजली का निज़ाम होता है उसकी बुनियादी तौर पे 3 पहलू होते हैं। एक जहां से कि बिजली पैदावार, दूसरी उसकी तरसील और तीसरी उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है। इसमें अगर एक भी काम न कर रहा हो तो वो सारी मेहनत ज़ाया हो जाती है और आपका जो बिजली की तरसील का जो एक सीक्वेंस है वो डिसरप्ट हो जाता है। तो ये उनकी जो एक तौजीह है वो कितनी स्ट्रॉन्ग है या नहीं, जानने की कोशिश कर लेते हैं। इमरान साहब, पहले भी ये चीज़ें तो हुई हैं, आप समझते हैं कि तरसील का निज़ाम बेहतर करने में वाकई तवज्जो नहीं दी गई जिसकी वजह से है, या फिर ये वही बात है जो एक रिवायती बात है हमेशा कही जाती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, शिबली फराज साहब जो कह रहे थे ना, मैं पहले इस पे आपको बता दूं। उन्होंने कहा जी 2-3 चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ होती है पैदावार और दूसरी होती है तरसील, तीसरी होती है डिस्ट्रीब्यूशन। अब मैं सबसे पहले तो उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि शिबली फराज साहब, आप तो माशाल्लाह बड़े काबिल इंसान हैं। तरसील और डिस्ट्रीब्यूशन तो तरसील और डिस्ट्रीब्यूशन आपने तीसरी, जनाब तीसरी चीज होती है मेंटेनेंस। मान लिया कि पिछली हुकूमतों ने कुछ नहीं किया, लेकिन अब 2.5 साल से ज्यादा आपको भी हो गए हैं। अब मुझे आप ये बता दें, एक इदारा NTDC, उसकी बुनियादी जिम्मेदारी ये होती है कि उसने इन सारी चीज़ों का ख्याल रखना होता है, मेंटेनेंस भी करनी होती है। और ये जो आपको बताऊं, ख़ास तौर पे जब धुंध और ये फॉग वाला मौसम आता है तो उससे पहले उसका काम ये होता है कि मेन जितनी ट्रांसमिशन लाइन्स है उनकी वाशिंग करना होती है, क्योंकि हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा गर्द, मट्टी और इस तरह की चीज़ें होती हैं, इसलिए मेन लाइन्स की वाशिंग की जाती है बाकायदा। आपकी इतला के लिए अर्ज है कि मौजूदा हुकूमत ने वाशिंग ही नहीं की। अच्छा। इसलिए जब धुंध हुई तो सबसे पहले गद्दू ब्रेकडाउन हुआ, जिसमें तकरीबन 900 के करीब 900 मेगावाट बिजली जो है वो सिस्टम से निकल गई। जब वो निकल गई तो उससे कैपको को सबसे ज्यादा असर पड़ा, यानी जनूबी पंजाब आपका सारा एकदम से तारीक हो गया। ये सारा सिस्टम होता है इंटीग्रेटेड। अच्छा, वहां अब सुन लें, वहां पिछली हुकूमत की नाअहली तो फिर डिस्कस कर लेंगे, मौजूदा हुकूमत और इदारों की बात सुन लें। एक दूसरा इदारा होता है जिसका नाम होता है NPCC, यानी नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर। उसका ये काम होता है कि इस तरह का अगर कोई मामला हो जाए, बड़े अफसर वहाँ पे इस्लामाबाद में बैठे होते हैं जिन्होंने सिर्फ ये मेंटेनेंस देखनी होती है कि खुदा न खास्ता इस तरह का कोई मामला हो जाए तो उस पर काबू कैसे पाया जाए, किस तरह से उस इंटीग्रेटेड सिस्टम में से चीज़ों को किसी को बंद किया जाए, किसी को अलग किया जाए ताकि मजीद उससे नुकसान ना हो। उन्होंने भी कुछ नहीं किया।
लिहाजा हुआ क्या कि पूरा मुल्क आपका कराची से लेके पिशावर ये इदारों में भी लोग पहली दफा आए हैं क्या? गवर्नमेंट में तो आए ही मैं यही तो वो रूटीन का काम है, उन्हें खुद ही करना चाहिए। रूटीन का काम है ना, लेकिन कोई नाहली है, कोई पूछता नहीं। यहाँ आपको एक और चीज बता दूं, 2018 में जो वाकया हुआ था जी जी, जो इसी तरह से ब्रेक डाउन का, हिलाली साहब वहां पे उस वक्त जो एमडी थे एनटीडीसी के मोहम्मद ताहिर, और जो उनके जीएम थे और कुछ और स्टाफ था, जिनको वजीर आजम, उस वक्त के वजीर आजम शाहिद हकान अब्बासी ने उस ये ब्लैकआउट के बाद एक कमेटी बनाई थी। उस कमेटी ने कहा कि ये जिम्मेदार हैं, उनको वहां से हटा दिया गया। लेकिन आज तक ना उस रिपोर्ट का पता है कि क्या हुआ, ना ये पता क्या कार्रवाई हुई। यानी आप हर काम हम मानते हैं कि पिछली हुकूमतों ने कुछ नहीं किया, लेकिन अल्लाह का वास्ता ये जब तक हर हुकूमत यही कहेगी कि ये पिछली ने किया, अगली ने किया, पिछली अब इनकी दफा में हो गया ना, अब देखते हैं ये क्या करते हैं। लेकिन हिलाली साहब, आपको लगता है कि ठीक है वाकयात ऐसे हो जाते हैं? हमने न्यूयॉर्क में भी देखा था, ब्रेकडाउन हो गया था, पूरा न्यूयॉर्क ही अंधेरे में डूब गया था, और हो जाते हैं प्रॉब्लम्स, तो तरक्की याफ्ता ममालिक में भी हो जाते हैं। हम लोग कोई बहुत ज्यादा ही तो नहीं तनकीद शुरू कर देते? क्या ख्याल है? नहीं, मेरे ख्याल में हम तनकीद नहीं करते, जाहिर है। क्यों नहीं तनकीद करना चाहिए इस किस्म के फेलियर पे? समथिंग हैज़ गॉन रॉन्ग, और हमारे जो मिनिस्टर साहब थे उनको पता भी नहीं था किधर और क्या था। वो इस मुल्क में पॉलिटिकल पावर फेलियर है, इलेक्ट्रिकल पावर फेलियर हो गया है। अब शुक्र है अब तक मिलिट्री पावर फेलियर नहीं हुआ है, नहीं तो फिर क्या रहता। लेकिन आपकी क्या इन्फॉर्मेशन है सर, आपको क्या लगता है कि ये यही वजह है कि कोई नेग्लिजेंस है, या फिर क्योंकि अक्सर लोग ये भी कह रहे हैं कि धुंध की वजह से भी ट्रिप कर जाते हैं सिस्टम, और इस वजह से भी ये प्रॉब्लम्स होते हैं, तो आपको लगता है कि ये जाहिर है कुछ नेचुरली भी चीजें हो जाती हैं? नेचुरली तो ऐसे चीजें नहीं होते, और अगर होते और अगर खतरा है होने का, तो यू शुड हैव एन इंडिपेंडेंट किक इन सिस्टम्स। ये कैसे हो सकता है एक जाए और पूरा मुल्क में चले जाए? ठीक, बड़ा एको हो रहा है यार। सबीना, मैंने जो बात की थी ना, बिल्कुल इसकी बुनियादी ऑडियो का शायद कुछ इशू है, भाई फिक्स कर लें। उसकी वजह धुंधी है, लेकिन आप एक चीज को समझे कि उस धुंध से निपटने लेके आपको बताया है कि वो मेंटेनेंस होती है, उसकी वॉशिंग होती है। जब आप मेंटेनेंस ही नहीं करेंगे, वॉशिंग नहीं करेंगे, तो फिर तो ज्यादा ये नुकसान होगा। चलिए जी, वी होप कि अब ये आइंदा आगे चल के ये दोबारा ये सिचुएशन ना जनरेट हो और इस तरह की, और बेहतर रहे सूरत हाल। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, जैसे मैंने पहले ही जिक्र किया कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब की जो मामलात हैं उनके ऊपर ख़ास तौर पर बात करनी है। हिलाली साहब के पास इस हवाले से ख़ास खबर भी है, तो मैं पहले ज़रा उनकी तरफ जाऊंगी। हिलाली साहब, आपको क्या खबर मिल रही है? क्या पक्का लंदन में रहने का प्रोग्राम बना लिया मियाँ साहब ने, और लंदन रहने देगा क्या उन्हें अपने पास? दो चीज़ें हैं समीना, मैं जल्दी से कह दूं। पहली बात तो ये है कि ये जो खाकान अब्बासी साहब है, जैसे मेरे ख्याल में इमरान ने कल हिंट किया था, ये साहब जो हैं ये अपनी बहन को अमेरिका देखने नहीं गए हैं, ये तो ठीक ठाक पॉलिटिकल निगोशिएशंस हो रहा है। ये वो रोल प्ले कर रहे हैं लंदन में जो दुरानी ने शहबाज शरीफ के साथ रोल प्ले किया था इधर। ये तो बाकायदा मेरे ख्याल में पैगाम लेके गए हैं, और ये निगोशिएशंस चल रहा है। अब पता नहीं इमरान खान को पता है कि नहीं क्या हो रहा है, पता होगा, मगर बात असल ये है कि अब देखना चाहिए कि ये निगोशिएशंस का नतीजा क्या निकला है। जिधर तक मिस्टर नवाज शरीफ हैं, एक प्रोसीजर है इंग्लैंड में, उसका नाम है ILS, इनडेफिनेट लीव टू स्टे। सुना ये है कि या उनको वो मिल गया है या वो उनको मिलने वाला है। और ये जो प्रोसीजर है, ये प्रोसीजर निकला था पिनोशे के लिए, जो प्रेसिडेंट था चिली का। वो पता नहीं कितने लोगों को कत्ल करके भाग गया था यूरोप, फिर स्पेन से उसको कोई बीमारी थी तो वो गया लंदन, और उधर चिली ने कहा इसको वापस भेजो, इसलिए कि हम चाहते हैं ये एक जेनोसाइड का, इज वांटेड फॉर क्रिमिनल। तो उन्होंने इसको कहने लगे नहीं, इसकी तबीयत ठीक नहीं है, इस बेसिस पे इसको आना, ये आया इधर, और ही हैज़ इनडेफिनेट लीव टू स्टे इन लंदन। उसके 3 रिक्वायरमेंट्स होते हैं समीना। पहला रिक्वायरमेंट ये होता है कि आपका मेडिकल अटेंशन हो, आपको कोई बीमारी होनी चाहिए जो जेन्युइन बीमारी होनी चाहिए, और उसका मतलब ये है कि आप शायद या फ्रेंडली बीमारी हो या एक फ्रेंडली भगोड़ा हो, ये नहीं पता, मगर बीमारी होनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये है
कि तुम्हारे पास इतने रिसोर्सेज होने चाहिए कि तुम अपने आप को सपोर्ट करोगे, कोई तुम बर्डन नेशनल हेल्थ सर्विस पे नहीं होगे, बल्कि स्टेट जो है तुम्हारे पे एक दमड़ी नहीं खर्चेगा जिस स्टेट में तुम पनाह ले रहे हो। तीसरी बात यह है जितने टैक्सेस हैं तुम सब उसको पे करोगे। अमूमन उसका मतलब ये होता है कि आदमी बड़ा ये है क्या कहते हैं अमीर है, और इस वक्त रूमर हैज इट कि सालाना जो टैक्स पे करते हैं नवाज शरीफ साहब वो 30 मिलियन पाउंड है। अच्छा, जो उधर पे 30 मिलियन उनके इन्वेस्टमेंट्स ऐसे हैं जो 30 मिलियन पाउंड के टैक्स उधर जनरेट हो रहे हैं। हाँ, यानी उनके जो बेटे वहां पे मुस्तकिल रह रहे हैं और बिजनेस कर रहे हैं वो, हाँ, तो वो ठहर सकते हैं, तो ही डजंट हैव टू बॉदर, फिर उनको हर चीज मिल जाएगा उधर और वो हमारे नॉर्मल सिटीजन के तरह फिर सकते हैं। अच्छा, तो ये बड़ी जबरदस्त खबर आ गई है आपके पास। तो अब ये सिचुएशन क्या है इसका, मैच्योर कब तक हो जाएगी ये खबर, और कितना प्रोसीजर इसका हो चुका है कानूनी तौर पर? मेरे ख्याल में सुना ये भी है, मैं समझता हूँ ये थोड़ा सा पॉलिटिकल स्लांट लोग इसको दे रहे हैं, मगर सुना ये है कि उधर की होम सेक्रेटरी जो है उसका नाम है प्रीति पटेल, और प्रीति पटेल जो है सुना ये है कि वो काफ़ी वेल नोन है, ख़ास तौर इनको अमित सिंह को, वो जो इंडिया का है होम मिनिस्टर, और लोग कहते हैं कि उसकी अच्छी रिलेशनशिप है इंडियंस के साथ। और अटॉर्नी जनरल जो है लंदन में वो भी एक इंडियन है। तो मेरे ख्याल में अगर इस किस्म की लॉबी इनके लिए उधर चल रही है, और क्यों नहीं, हम तो हर वक्त सोचते थे कि हिंदुस्तान इनका बड़ा लॉबियस्ट है, तो फिर ये तो आराम से उधर ठहर सकेगी। ओके, इमरान साहब आपकी खबरें क्या कह रही हैं? फिर इसका मतलब है कि वो वहां रहेंगे और किनारा कशी इख्तियार कर लेंगे सियासत से, या वहां रह के अल्ताफ हुसैन की तरह पार्टी को यहाँ चलाने की कोशिश करेंगे? देखिए, पहली बात तो आप लिख के रख लें समीना, नवाज शरीफ में वो जीन्स ही नहीं है कि वो सियासत में किनारा कशी करें। अच्छा। बिल्कुल सियासत से वो किनारा कशी नहीं करेंगे। जिस हालत में भी वो सियासत में हिस्सा लें, वो लंदन में बैठ के लें, वो पाकिस्तान वापस आके लें, लेकिन नवाज शरीफ सियासत से किनारा कशी नहीं करेंगे। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि हिलाली साहब ने जो ये बात की है, इनकी इन्फॉर्मेशन जो है बिल्कुल मैं उसको चैलेंज नहीं करता, हो सकता है कि वाकई इस तरह पे कोई काम हो रहा हो, लेकिन मैं तो पहले दिन से हम यहाँ यही बात कर रहे हैं कि हुकूमत पाकिस्तान नवाज शरीफ को वापस नहीं ला सकती। अब मेडिकल ग्राउंड पे जो इस काम में भी जो पहली चीज़ है मेडिकल ग्राउंड, तो वो तो हुकूमत पाकिस्तान खुद हुकूमत बरतानिया को मुहैया कर चुकी है कि जनाब ये बंदा बीमार है, वो चाहे वो कंप्रोमाइज्ड बीमार थे या किसी उसके नतीजे ढील के नतीजे में थे, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान ने खुद वहाँ कह दिया था कि जी बिल्कुल ये बीमार है, इसलिए लेकिन उसी हुकूमत पाकिस्तान ने बाद में परसू भी तो किया है ना कि भाई नई बीमार है वापस भेज सुन लेना। लेकिन बीमार तो वो है, उनको बीमारियां तो हैं मुख्तलिफ, और वहाँ पे मतलब वो वाली सिचुएशन नहीं है जिस तरह से प्रोसीजर भी हो चुका है वहाँ, यानी लंदन के कागजात में, लंदन के उसमें तो ऑलरेडी उनका प्रोसीजर भी हो चुका है और वो बीमार हैं, लिहाजा उनके एक मेडिकल हिस्ट्री है वहाँ, जिससे उनको इस अमल में अगर वो ये अडॉप्ट करते हैं तो उन्हें उसमें सपोर्ट मिलेगी। दूसरी, उनके बच्चों का वहाँ पे इतना बिजनेस है कि उनको ये भी उसकी जरूरत नहीं है कि जनाब हमें स्टेट से कुछ चाहिए या नेशनल हेल्थ सिस्टम से कुछ चाहिए। लिहाजा मैं समझता हूँ कि ऐसा मुमकिन है, लेकिन क्या नवाज शरीफ ये अडॉप्ट करते हैं, ये $1 मिलियन सवाल है। हिलाली साहब, मुझे एक चीज जरूर बताइएगा कि क्या इस तरह की कोई ऑप्शन लेते हुए उनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन होगी कि वो पॉलिटिकली कोई पार्टिसिपेट नहीं कर सकते पाकिस्तान में, अगर वो इस तरह की किसी इंडेफिनिट लीव पीरियड पर वहां पर हैं तो? नहीं, बिल्कुल नहीं। और क्यों होना चाहिए? अच्छा। ये सही कहा इमरान ने कि वो मेडिकल पर्पस के लिए इधर गया है। किधर लिखा हुआ है कि उसने कहा कि मैं कोई बयान नहीं दूंगा पॉलिटिकली और ये वो? बिल्कुल नहीं, वो जो मर्जी करे। मैं तो समझता हूँ वो आने की भी कोशिश करेगा। मैं तो समझता हूँ वो अभी तक इस पॉलिटिकल पार्टी का लीडर है, और बातचीत तो उसके साथ हो रही है ना, बातचीत उसके साथ हो रही है। निगोशिएशंस, एक्चुअल निगोशिएशंस जो है, जो द पावर्स दैट बी जो हैं वो क्या चाहते हैं, वो नवाज शरीफ क्या चाहता है, गवर्नमेंट का क्या पोजीशन है, these negotiations are in full swing। और इसमें ये भी एक देखने की बात होगी, बिल्कुल पॉलिटिक्स में है और रहेंगे। एक चीज पे गौर करें कि इन अदर वर्ड्स
हमारे जफर इलाली साहब ने जो कल मैंने वाकफा ने हाल की खबर दी थी उसकी तस्दीक की है कि जो वहाँ पे शाहिद हकान अब्बासी हैं, मैंने कल भी ये कहा था कि वो वहाँ तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के वाले से नहीं, मैंने आपको बताया था कि वो सारा उनसे डिस्कस कर रहे हैं कि जनाब हमारे पास ये सारी चीज़ें पूरी हैं, जब हमारा वो मामला ठीक हो जाएगा उन हल्कों से तो हम करेंगे। तो हिलाली साहब भी यही कह रहे हैं कि वो भी वहाँ पैगाम रसानी कर रहे हैं, यानी वो पैगाम अगर लेके गए हैं तो शहबाज शरीफ का पैगाम तो नहीं लेके गए होंगे, वो इमरान खान का पैगाम तो नहीं लेके गए होंगे, वो पैगाम तो फिर किसी खास का ही लेके गए होंगे। और वो खास जो हैं वो मोहम्मद अली दुरानी अगर किसी का पैगाम लेके शहबाज शरीफ को मिले तो शाहिद हकान अब्बासी उसी का पैगाम लेके मियां नवाज शरीफ। तो नवाज शरीफ साहब इसका मतलब है पॉलिटिक्स में इन हैं, फिलहाल वो कहीं नहीं जा रहे, कोई किनारा कशी नहीं हो रही। तो फिर मरियम नवाज का रोल क्या आप देख रहे हैं, वो नवाज शरीफ के साइमल्टेनियसली या उनकी एब्सेंस में फिलहाल देख रही हैं या साथ साथ वो देखती रहेंगी? नहीं, मरियम नवाज का रोल, अब आप एक बात को समझ लें कि मरियम नवाज का रोल आप उसी तरह से अब नून लीग से ख़त्म नहीं कर सकते जिस तरह मियां नवाज शरीफ या मियां शहबाज शरीफ या हमजा शहबाज का रोल है। अच्छा, मरियम नवाज ने बड़ी खूबसूरती से और मैं समझता हूँ बड़ी मेहनत से मुस्लिम लीग नून में अपना एक मुकाम बना लिया। अच्छा। मियां शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के जेल में होने का फ़ायदा सियासी तौर पे मरियम नवाज को काफ़ी फ़ायदा हुआ। और अमलन आप देखें कि उन्होंने इस पूरे पीरियड में अपने आप को एक लीडर के तौर पे, मुस्लिम लीग नून के लीडर के तौर पे, मुझे आपको या लाली साहब को उनके लीडर होने पे 100 तरह के इतराज़ या इख्तलाफ हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने अपने वोटर के लिए और अपनी जमात के सपोर्टर के सामने अपने आप को एक लीडर के तौर पे मनवा लिया। वोटर के तौर पर वोटर कितना मुतमिन है ये तो वोटर बता सकता है, लेकिन ये एक बात जरूर मानने वाली है कि जो उनके लोग हैं वो बहरहाल उनके साथ इंटैक्ट हैं और उनकी बात को फॉलो भी कर रहे हैं, जो PMLN के लीडर्स हैं और जो डिफरेंट MNAs और MPs हैं। लेकिन एक चीज़ आप यहाँ मिस ना कीजिएगा, वो ये है कि पंजाब में ख़ास तौर पे ग्रास रूट लेवल पे फिर भी अपने वोटर से कनेक्शन के लिए उन्हें हमजा शहबाज की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल ठीक है। हिलाल साहब, आप कहाँ देख रहे हैं PMLN फिर आइंदा आने वाले दिनों में इसका क्या हायरार्की क्या होगी, कौन फैसले कर रहा होगा, किसका क्या किरदार होगा? बड़ी खिचड़ी पक गई है। तो पहली बात तो ये है, मेरे ख्याल में बड़ी अफसोस की बात है कि अभी तक एक आदमी जो कन्विक्ट है, जो क्या कहते हैं नाअहल है, उससे ये बातें हो रही हैं। इसके माने कि जो भी करे, जो भी उस पर इल्ज़ाम लगे, जो भी उसको सेंटेंस मिले, हम उनसे ही बात करने के लिए तैयार हैं विद द एम कि वो वापस आए इन पावर, या उसकी पार्टी आए या उसकी बेटी आए। ये किस किस्म का सोसाइटी है कि एक आदमी जो पनिश्ड आदमी हो वो कभी ही इज नेवर पनिश्ड, उधर बैठ के बात कर रहा है, जेल में बैठ के बात कर रहे हैं। भाई ये जेल में अगर वाकई इनके खिलाफ कुछ नहीं है, दे शुड नॉट बी इन जेल। मगर साथ साथ उनके खिलाफ चार्जेस हैं, आप जेल भेजते हैं, साथ साथ उनके साथ निगोशिएट करते हैं। इसके माने ये है कि जो भी आप करें इस मुल्क में कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, मेन स्ट्रीम में अगर आप हैं तो यू वेल मेन स्ट्रीम। एक दूसरी बात, अगर इन्होंने इसको बदला, जैसे नो कॉन्फिडेंस और ये वो नो कॉन्फिडेंस जो होगा हमें पता है क्या होगा, बुलाए क्या क्या नहीं होता है। मिड स्ट्रीम में अगर इसको निकाल दिया इमरान खान को, इसलिए ऑन वट एवर ग्राउंड्स के इसके पास कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड्स, मैं नहीं कहता हूं अनकॉन्स्टिट्यूशनल, मैं कहता हूं कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल ग्राउंड्स, तो ये इसका भी इम्पैक्ट जो है एक बहुत बुरा इम्पैक्ट होगा। अच्छा। फ्रैंकली। और ये जो है इट मे बी इनटॉलरेबल, इसलिए कि इस मुल्क में है खासा तकसीम है, इस मुल्क डिवाइडेड है, और ये हो नहीं सकता कि 3 दफे और चांस तुम्हें 3 दफे मिले, 15 साल रहे पता नहीं किधर किधर, और पूरे मुल्क को चलाते रहे, और सडनली एक आदमी आया और 2 साल के अंदर अंदर उसको हटा दें। आप बिल्कुल सही है। और फिर उनकी अपनी एक फैनिंग है, जाहिर सी बात है, वो भी अपना क्राउड ले सकते हैं, उनकी भी स्ट्रीट पावर है, तो वो फिर वो कौन सा आराम से बैठने देंगे? इस तरह तो कोई भी सिस्टम नहीं चल पाएगा। लेकिन ये खैर अभी थोड़ी सी हम शायद बहुत अर्ली एज्यूम कर रहे हैं चीजें। लेकिन एक चीज मैं जरूर बात करना चाहूंगी, एक जानिब उनसे बातचीत भी हो रही है, जैसे आप दोनों कंफर्म करें, लेकिन दूसरी जानिब प्राइम मिनिस्टर साहब ने अभी जो सोशल मीडिया के कुछ लोगों से मुलाकात की, उनसे बात करते हुए उन्होंने कहा कि जो फौज के खिलाफ बात करेगा उनका भी अब इलाज होगा। तो वो तो दूसरी जानिब बहुत कन्विंस्ड नजर आ रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब इज नो मोर इन द पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान। नहीं तो आप क्या समझती हैं कि वो ये जाहिर करें
कि जी वो भी इस बात पे परेशान है। भाई नवाज शरीफ अगर वो ये वज़ीर आज़म इमरान खान ये साबित करें या ये शो करें या उनसे ये जाहिर हो कि वो नवाज शरीफ या बिलावल भुट्टो जरदारी या फौज के अगेंस्ट बात करने के ऊपर बात कर रहे थे। मेरी बात सुने, बात ये है कि आप यहाँ जब मेरे से सवाल करती हैं तो फिर मुझे मौका भी दें। इमरान खान साहब जो हैं उनकी प्रॉब्लम को समझ लें। इमरान खान साहब एक वजीर आज़म है, उन्होंने अपने लोगों से यही शो करना है कि वो इस वक्त सबसे मजबूत है और सियासी तौर पे उन्हें कोई नुकसान नहीं है, सियासी तौर पे उन्हें कोई खौफ नहीं है, इसलिए वो तो नहीं ये करेंगे। और दूसरी बात ये कि ये एज पर पॉलिसी हुकूमत ने तय कर लिया कि फौज के खिलाफ अगर कोई बात करेगा तो हम उसको खिलाफ करेंगे। और आपको याद होगा कि शेख रशीद साहब ने वजीर दाखिला का मनसब संभालते सबसे पहले यही बात की थी, और मैं समझता हूँ कि इस पे उन्हें अमल भी करना चाहिए। हुकूमत को चाहिए कि जो भी लोग हुआ कोई भी हो, अगर वो फौज की और हमारे इदारों की बात करते हैं तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। जी लाल साहब, आप क्या लास्ट कमेंट इस पे कर लीजिए, फिर मैं ब्रेक की तरफ जाऊँ। जी, तो कितने महीने हो गए हैं वो गुजरानवाला की तकरीर से, कितने महीने गुजर गए हैं? बिल्कुल सही बात है। जो पहले दफे उन्होंने कहा कितने महीने हो गए और कितना अमल किया है यही तो लाली साहब मैं कह रहा हूं। नवंबर, दिसंबर, जनवरी 3 महीने में तो इनसे बातें हो रही है भाई, इनसे तो प्रपोजल जा रहे हैं, प्रपोजल जा रहे। कमाल है, आप कह रहे हैं इनके खिलाफ एक्शन लेंगे। पता नहीं ये कहते क्यों है जब नहीं करना है या कर नहीं सकते, आई डोंट नो व्हाई, मगर कहते जाते हैं सिर्फ अपने को। और उनसे बेसिकली सवाल भी कल यही हुआ था कि जब आप बाकी लोगों, अल्ताफ हुसैन ने अगर बात की उनके खिलाफ एक्शन हुआ, या और लोग कोई बात करते हैं उनके खिलाफ एक्शन होता है, तो क्यों मियां साहब को इतनी लेवरेज मिली हुई है? तो बहरहाल जनाब देखते हैं लेवरेज, हाँ एग्जैक्टली, कि वो इनको लेवरेज वाकई मिली हुई है या फिर चूंकि मामलात कुछ और चल रहे हैं साथ, इस वजह से उन्हें कुछ डील मिली हुई है, अगर अभी डील नहीं मिली तो बहरहाल जनाब देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। लेकिन एक बात तय है कि फिलहाल मियां साहब फौरन तो वापस नहीं आ रहे और ना ही ये हुकूमत ला पा रही है। एक ब्रेक लेते नाज़रीन, वापस आते हैं तो बात करते हैं चीनी की कीमत एक दफ़ा फिर से फुर करके उड़ गई है और उसकी वजह से अब एक दफ़ा फिर लोगों का मुंह कड़वा हो गया है। क्यों चीनी की कीमत फिर से बढ़ गई है, बात होगी एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। मुल्क में एक दफ़ा फिर से चीनी की कीमतों में इजाफा हो गया है, बल्कि अभी पिछले महीने की बात है। आज़म साहब इस बात का क्रेडिट ले रहे थे और अपनी टीम को मुबारकबाद भी दे रहे थे कि जी चीनी की कीमत ना सिर्फ कम हुई है बल्कि थोड़ी स्टेबल भी हुई है, लेकिन अगले ही महीने ये हो गया। इसकी वजह क्या है, क्यों आखिर चीनी की कीमत कंट्रोल में नहीं आ रही है? और अब तो शुगर मिल एसोसिएशन ने भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। वो कह रहे हैं जी हमारे तो वारे में ही नहीं आ रहा जो आप कीमत का कह रहे हैं, वो हम उसमें बनाएं कैसे शुगर। तो ये क्या सारी कहानी है, इस पर बात करना बड़ा ज़रूरी है। मियां साहब, आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है, क्यों चीनी की कीमत में इजाफा हो जाता है और शुगर मिल्स एसोसिएशन का मौक़िफ़ कितना दुरुस्त है? मैं समझता हूँ इस मामले में अगर आप देखें तो शुगर मिल्स एसोसिएशन का मौक़िफ़ दुरुस्त है। अच्छा, क्यों दुरुस्त है? इसलिए दुरुस्त है कि देखिए वो बिजनेसमैन है, उन्होंने तो अपने बिजनेस के लिए काम करना है। अब हुकूमत ने जब 200 रुपये गन्ने की कीमत सरकारी तौर पे फिक्स की तो शुगर मिल्स वाले तो कहते हैं कि उस वक्त भी कि ये भी ज़्यादा है, लेकिन चले 200 रुपये में अगर वो कहते हैं तो वो कहते हैं जी अगर 200 रुपये गन्ना हमें मिलता है तो हम इसको इस कीमत पे बेच सकते हैं। अगर गन्ना हमें 300 मिलता है, क्योंकि इस वक्त उनके बकौल शुगर मिल्स एसोसिएशन के बकौल जो किसान है, जो काश्तकार है, इस साल बिल्कुल उलट हो गया। पहले क्या होता था कि काश्तकार या किसान ट्रालियों की ट्रालियाँ लेके शुगर मिलों के बाहर खड़े होते थे और शुगर मिलें जो उनके मालकान जो है वो उनसे लेते नहीं थे, वो उनका इस्तेहसाल भी किया जाता था। किसान की ये शिकायत थी। इस दफ़ा शुगर मिल्स मालकान जो है उनकी ये शिकायत है कि किसान जो है वो गन्ना अपना जो है उनको नहीं दे रहा। वो कह रहा है जी मैं 300 से कम नहीं दूंगा, और बहुत जगहों पे ये मसला जो है ना वो उठा हुआ। अब हुकूमत शुगर मिल्स वाले ये कहते हैं कि केन कमिश्नर जो हैं अगर वो इसमें अपना किरदार अदा करते तो वो ये मामला आसान तरीके से हल हो सकता था। लेकिन दूसरी तरफ केन कमिश्नर जो है उनका ये कहना है कि वो ज़बरदस्ती तो किसी को अपनी फसल बेचने पे मजबूर नहीं कर सकते। इसलिए ये हुकूमत को चाहिए कि अगर वाकई चीनी की कीमत को कंट्रोल करना है तो या तो फिर मेरे नज़दीक ये है कि इसको 1-2 साल के लिए फ्री मार्केट कर दे। अच्छा। यानी डिमांड सप्लाई पे ये चले। अगर हुकूमत इसको फ्री कर देगी तो फिर आप देखेंगे कि किसान भी अपनी मर्जी करेगा, शुगर मिल मालकान भी अपनी मर्जी करेंगे और अल्टीमेटली चीनी की कीमत जो है
वो कंट्रोल में एक दफा फिर से इसको कंट्रोल करने के लिए लाली साहब इंपोर्ट करने का फैसला किया गया कि चीनी और मंगवा ली जाए बाहर से, ताकि बहरान ना हो, क्राइसिस ना बने और फिर कीमत भी ना बढ़े। लेकिन आप समझते हैं ये कोई वाहिद हल है? बार बार हमें यही कुछ वही डिस्प्रिन की गोली दे के, जिसको कहते हैं ना कि वो दर्द की दवा कर दी जाती है, वो वाली सिचुएशन लग रही है। प्रॉब्लम कहाँ पर आ गया है? जी समीना, सीधी सादी बात करें, बात असल ये है कि अगर चीनी 80 रुपया पे बेचे, 80 रुपया किलो पे बिका, तो 40 रुपया मुनाफा होता है मिलर को, 40 रुपया ग्रोअर को तो मिल गया और वो निकल गया। और गवर्नमेंट ने ये फिक्स किया था प्राइस। ये कहते हैं कि नहीं, ये जो 40 ये काफ़ी नहीं है, ये चाहते हैं कि 133 रुपया पे बैठे, और साथ साथ ये कहते हैं सब्सिडी भी हो। कौन? मिल वाले। मगर मिल वाले और ग्रोअर तो एक है। अब जहांगीर तरीन के पास 25,000 एकड़ है जमीन का, उसके पास मिल्स भी हैं, तो बाएं पॉकेट से तो पैसे ज्यादा लेता है शुगर केन के लिए, और सीधे पॉकेट से पैसे ज्यादा ले रहा है ग्रो इसके लिए। मिसाल के तौर पे मैं एक मिसाल दे रहा हूं आपको। तो कहने की बात यह है कि देखिए, सीधी सादी बात करें ना, 40 रुपया फी किलो मिलर को मिल रहा है, वो अगर कम है, अच्छा बच्चू तो तुम तो निकल जाओ ना, तुम जो हो तो कंट्रोल प्राइस पे बेचो, तुम्हारे को और नहीं मिलेगा। नहीं बेचोगे, होलसेलर को कहो सीधा जाके ग्रोअर से ले। ये जो आप ग्रोअर से जाके चीनी वो प्राइस पे जो ग्रोअर बेचता है, मिसाल के तौर पे पहले तो ये ग्रोअर को 120 से 150 रुपया देते थे, ग्रोअर बहुत कम मिलता था, अब 350 हो गया। फिर भी 350 रुपये, फिर भी इन लोग 80 रुपया बेच सकते हैं चीनी फी किलो, मगर अच्छा। काफी नहीं है उनको, फिर भी वो मुनाफा बनाते हैं, फिर काफी नहीं है। तो मैं कहता हूं इसको भी निकालो और जाएं, और ये आपके पास ये कितने ग्रुप्स हैं, ये टाइगर क्या है, ये टाइगर फोर्स है, ये फोर्स वो है, सीधा ग्रोअर से ले जाके आप मिल को दें, मिल को आप कंट्रोल प्राइस से उनसे ले, होलसेलर को कहें उठाएं और बेचें। मिडलमैन का किरदार खत्म। मैं तो समझता हूं कि मैं और शुगर आपको इंपोर्ट करना पड़ रहा है। चलिए, अगर वो सुक्रोज क्वालिटी शुगर में कम हो गया है इस साल, तो ठीक है, आपको 3 लाख टन इंपोर्ट करना पड़ रहा है। अच्छा, बाय द वे, इंटरनेशनल प्राइस जो है वो कम है निस्बतन डोमेस्टिक प्राइस। जो हमें मैं आपको बात बताता हूं, एग्जैक्टली, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। सबसे बड़ा गलती है पूरे कॉटन बेल्ट को तबाह करके, साउथ पंजाब में इन्होंने कॉटन बेल्ट को तबाह करके शुगर केन लगाया है, इसलिए इनको पैसे ज्यादा चाहते हैं। 18 20 मिल्स तो एक आदमी का है, जरदारी का, और अब शुगर भी नहीं पूरी हो रही और कॉटन भी नहीं पूरी हो रही, लैंड को, पानी को, और 7 लाख बेल्स हमें चाहिए कॉटन। अब हमारी इंडस्ट्री इज फुल पैक्ड विद ऑर्डर्स, हम कॉटन इंपोर्ट कर रहे हैं। ये मुल्क में कोई डिसिप्लिन है ही नहीं, ये लूटमार है, प्लानिंग भी नहीं होती ना, जिसमें फायदा नजर आता है उस तरीके से वो चलना शुरू कर देते हैं। जो चीनी है 25 किलो फी बंदा पाकिस्तान में कंजम्पशन है। अगर आप ये दिखा रहे हैं कि 10 रुपए का भी फर्क पड़े तो 250 रुपए का सीधा माल है। बिल्कुल ठीक है। अब जो इंपोर्ट की हुई चीनी है उसका मसला ये है कि जो हुकूमत ने इंपोर्ट की थी वो इतनी बुरी क्वालिटी की थी कि वो लोग इस्तेमाल किया, लोगों ने तो उसके बाद लेनी बंद कर दी। फिर हुकूमती सतह पे यहाँ पंजाब में तो जबरदस्ती भी वो बेचने की कोशिश की गई, लेकिन वो लेने को तैयार नहीं है, इसलिए लोकल जो चीनी है उसकी क्वालिटी उससे कहीं बेहतर है। सही है। लेकिन इसमें अब हुकूमत में ये जरूर जिम्मेदारी आयद होती है कि जो हिलाली साहब जिस तरह से कह रहे थे कि उनको ये सारे मामलात को एक चेक एंड बैलेंस पे रखना चाहिए, और उसके साथ साथ जहां पर गड़बड़ है उसको दूर करना जरूरी है जनाब। और आगे के लिए प्रॉपर प्लानिंग की जरूरी कि कितनी हमें चाहिए और कितनी हमने पैदा करनी है, ताकि इस तरह के क्राइसिस बार बार जो एक्सपोर्ट कर दी फिर इंपोर्ट करते रहें, ये सारी सूरत हाल पैदा ना हो। एक ब्रेक लेते नाज़रीन, वापस आते हैं तो आपको बताते हैं कि अरब ममालिक एक दूसरे के करीब आते जा रहे हैं। सऊदी अरब और कतर के भी तजारती ताल्लुकात बहाल हो गए हैं, और पाकिस्तान का इसमें फ़ायदा है या नुकसान है, बात होगी एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। अगर खलीज ममालिक की बात की जाए, अरब ममालिक की बात की जाए, तो वहाँ पर हमें एक ये नज़र आ रही है तब्दीली कि ये एक होते जा रहे हैं, अरब ममालिक करीब आ रहे हैं। हिलाली साहब, इसकी क्या आपको वजह नज़र आ रही है? इनकी कुर्बत दोबारा से हो रही है, ये बेहतर है बात है आपके नज़दीक, फ़ायदेमंद बात है?
हाँ, अगर इनका कुछ हो गया साथ तो अच्छा है, इनके लिए अच्छा है, हमारे लिए तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। मगर मैं आपको जल्दी से बताना चाहता हूँ ये शुरू कैसा हुआ है। शुरू ऐसे इसलिए हुआ है कि आपको पता है जब खशोगी का मर्डर हुआ था इस्तांबुल में, तो सब लोग अमेरिका में चौंक गए थे। और बाइडन जो था उस वक्त प्रेसिडेंट तो खैर नहीं था, मैंने पता नहीं क्या था, रनिंग में था कि नहीं मुझे, उसने एक स्टेटमेंट दिया कि ये बहुत बुरा है और इसके जो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं इनको पनिश होना चाहिए। उसके बाद आपको पता है जंग यमन का भी शुरू हुआ, उससे पहले ही जंग यमन का भी शुरू था। और यमन का जो जंग है, अमेरिका नहीं चाहती है ये जंग, वो समझते हैं कि इट्स अ वेरी क्रूअल वॉर, बल्कि जेनोसाइड और वॉर क्राइम्स के बारे में बात हो रहे हैं। तो ये दो चीजें हैं, इसके कौन एसोसिएटेड है इन दो चीजों में? सऊदी अरेबिया में मोहम्मद बिन सलमान, ठीक है कि नहीं? अब उसने सोचा कि यार ये ट्रंप जो है ये तो ठीक है मेरे लिए, मगर इसका तो कुछ पता नहीं, ये तो हिला हुआ है, ये शायद चले जाए। तो उसने क्या किया, उसने वो इजराइल की चीज शुरू कर दी कि इजराइल को रिकग्निशन देना चाहिए। क्यों? इसलिए उसको पता है कि अगर इजरायली रिकग्निशन जो अब हो गया है, जो उसने किया, सऊदी अरेबिया ने खैर नहीं किया है मगर जीसीसी से करवाया है, तो उसका मतलब यह है कि अमेरिका हैज टू सॉफ्टन, वो तो चाहते हैं अमेरिका, इजराइल तो अमेरिका का 51st स्टेट है। और दूसरी बात यह है कि जूइश लॉबी जो है अमेरिका में, वो बाइडन से लॉबी से बहुत ज्यादा पावरफुल है। जूइश लॉबी इज द डिसाइसिव लॉबी। तो ये दोनों चीजें उसके पीछे अभी हैं। ये तो दोनों कुछ हद तक अब बाइडन जब आएगा और बाइडन कहेगा तुमने खशोगी या तुमने यमन, वो उसको वे यहूदी हैं और वो दूसरे लॉबीज उसको कुछ ठंडा कर देंगे। साथ साथ उसने पता नहीं कितने $बिलियन के लिए हथियार भी ले लिया है। सही है। अब आप कतर पे अगर आ जाएं, कुशना आया था, उसने रेकंसाइल किया इन दोनों को। मुझे नहीं पता है इसके बारे में, ये मुझे पता है कि कतरी इनको चाहते नहीं है, सऊदी जो हैं वो अल जजीरा नहीं चाहते हैं उधर, और कतरी जो हैं वो भूल नहीं सकते। लेकिन आपको ये नजर आ रहा है कि इनको आपस में जो है इनका फायदा होगा अगर ये इकट्ठे हो जाएंगे। इमरान साहब, आप भी समझते हैं कि अच्छी बात है मुस्लिम ममालिक इकट्ठे हो जाएं? बिल्कुल मुस्बत है बात। और कुवैत और अमेरिका इन दोनों के कुछ सालिस थे जिन्होंने मिलकर इनको करीब जो लाए हैं। असल में 2017 में जब कतर पे पाबंदियां लगाई थी सऊदी अरब समेत 6 अरब ममालिक ने, तो उसमें 13 शराइत रखी थी कि कतर इन शराइत पे अमल करे तो हम करेंगे। उसमें अल जजीरा की पाबंदी भी थी, तुर्की के फौजी अड्डे ख़त्म करने की शर्त भी थी, और भी चीज़ें थी, ईरान के साथ ताल्लुकात को महदूद करना भी था। लेकिन कतर ने इन सालों में एक भी शर्त नहीं मानी। अच्छा। हाँ, उसने कहा नहीं, मैं अपनी शराइत, आपकी ये शराइत नहीं मानूंगा, और वो डटा रहा। लेकिन अब अगर अरब ममालिक में ये हो रहा है तो इसके खित्ते में फ़ायदा होगा, और मुस्लिम उम्मा की जो बात होती है उनको फ़ायदा होगा। तो मैं समझता हूँ ये अच्छी बात है। अच्छा हिलाली साहब, मैं एक चीज़ ज़रूर जाऊंगी मुख्तसरन आपसे, शॉर्टली बताइएगा, बिल्कुल लास्ट मिनट ही है मेरे पास। आजकल इंडिया में आप बड़े मशहूर हो गए हैं, आपका एक क्लिप भी बड़ा वायरल हुआ है। ये क्या गेम चल रही है? क्या आपने ऐसा कह दिया जो इतने फेवरेट हो गए हैं आप इंडियंस के? मैंने सिर्फ ये कहा कि ये जो झूठ था इनका कि आके इन्होंने 300 लोगों को मार दिया है, मैंने कहा ये गलत बात है, ये तुम लोग क्यों मानते हैं? दूसरी बात मैंने ये कहा, हमारे लोगों को मैंने थोड़ा सा क्रिटिसाइज किया। मैंने कहा आप लोग ये आए हैं और इन्होंने बम करने की कोशिश की, इनके ख्याल था कि वो सब लोग मर जाएंगे, कोई था नहीं उधर, गलत हो गया, नहीं मरे, कोई नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, मगर इसलिए कि अब उन्होंने मूडी को कन्विंस किया था कि हम जाके ये करेंगे, दहशतगर्दों को मार देंगे। जब कुछ नहीं हुआ, अगर वो रिपोर्ट करते मूडी को कि हमने इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस किया है और हम कुछ नहीं विदाउट, तो उनके साथ क्या हालत होता। तो मैंने ये पॉइंट आउट किया। साथ साथ मैंने क्या, जब हमें क्या जरूरत थी कि फुटबॉल फील्ड में हम जाके बम फेंके, बिल्कुल सही। उनका तो ख्याल था कि वो मार रहे हैं ना, वो गलत था। लेकिन उन्होंने आपका क्लिप जो था वो सारा उन्होंने मैनिपुलेट कर दिया और उसको ऐसे तरीके से डॉक्टर नहीं। मगर एक चीज मैं दाद दूंगा हिंदुस्तानियों को कि बहुत सारे हिंदुस्तानी लिख के कह रहे हैं हमें पता है कि ये हुआ है। एग्जैक्टली कैसे किया है। ठीक है, अच्छा चले, मान भी गए। ऑल राइट, वक्त खत्म हो गया नाज़रीन, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अपना फीडबैक दीजिएगा, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।